नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी क्लास तो लेना ही है। उसी के क्रम में हम सीधे आगे चलते हैं क्लास में और ज़्यादा बातचीत न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। हमने कल अध्याय 3 और धारा 8 तक देख लिया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को कहूँगा कि तैयारी के लिए वीडियो तो ज़्यादा ज़रूरी है ही है, यानी आप पढ़ाई तो ज़रूरी करें लेकिन उसका मूल्यांकन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मूल्यांकन के लिए आप एनालाइजर ऐप में टेस्ट का जो प्रावधान है तो उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए 2 तरीके के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन वाला है और एक विदाउट डिस्क्रिप्शन वाला है। तो जो लोग सीरियस हैं उनको मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और विदाउट डिस्क्रिप्शन वाला आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन वाले से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में और तैयारी में। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 96 17 41 36, गलत हो गया, 96 17 41 36 76। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, फूड टेस्ट लिखिए, इधर से आपको अकाउंट डिटेल भेजेंगे तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप ऐप में जाके सीधे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐप में जाएंगे तो एक डिस्काउंट कोड है जिसका नाम है फूड, इसको यूज़ करिएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अध्याय 4 के विभिन्न धाराओं की। तो शुरू करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो अध्याय 4 संबंधित है पात्र गृहस्थी की पहचान करना, यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके अंतर्गत जिनको हम भोजन की गारंटी यानी खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। तो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके 75% आबादी तक को कवर करने का प्रयास होगा, जो शहरी क्षेत्र है उसके 50% की आबादी को कवर करने का प्रयास होगा। तो उन ग्रामीण क्षेत्रों के या शहरी क्षेत्रों के हितग्राही जो इसके अंतर्गत लाभ लेंगे उनकी पहचान करने से संबंधित है, गृहस्थी पात्र गृहस्थी की पहचान से संबंधित ये अधिनियम है। तो अधिनियम की धारा 9 जो है, धारा 9 कहता है कि राज्य सरकार पात्र गृहस्थी की पहचान करेंगे और पहचान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 75% आबादी को और शहरी क्षेत्र की लगभग 50% आबादी को इसके अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं धारा 9 के बाद धारा 10 में। कुछ लोग कल बोल रहे थे कि वीडियो लंबा हो जाता है तो लंबा वीडियो ना बनाए, तो नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझना है या फिर केवल टाइम पास करना है। यदि टाइम पास करना है तो फिर और भी यूट्यूब चैनल हैं उससे देखिए, आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर समझते हुए चलना है, एग्ज़ाम में बनाना है, तो फिर आपके लिए ये पद्धति जो मैं बता रहा हूँ इससे ही आपको पढ़ना चाहिए। धारा 10 के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 उपधाराएं हैं। तो पहले धारा 10 की उपधारा 1 देखते हैं। धारा 10 की उपधारा 1 क्या कहता है? इसके अंतर्गत 3 तरीके के प्रावधान है। 2 तरीके के प्रावधान है, एक क के रूप में दिया गया है और एक ख के रूप में दिया गया। पहला तो है धारा 9 जो देखे कि हमने जो देखा कि 50% आबादी शहरी क्षेत्र का और 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र का इसके अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और धारा 9 के अंतर्गत ही जब राज्य सरकार इस तरीके की आबादी को इस हितग्राही समूह में लाने का काम करेगी, उस समय वो जनगणना का सहारा लेगी, और जनगणना वैसी जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े उपलब्ध हो। जैसे अभी अगर कोई गरीब इस पे लक्षित समूह हितग्राही के लिए काम किया जाए तो अभी 2011 की जनगणना का सहारा लिया जाएगा।
2022, 23, 24 में किया जाए तब 2021 की जनगणना हो जाएगी, तो उसका जो प्रॉपर डेटा आ जाएगा तो उस पर फिर विचार किया जाएगा। तो इस तरीके से जो लेटेस्ट जनगणना होगा उस पर काम, उसके हिसाब से हितग्राही समूह की पहचान करने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। तो धारा 10 के अंतर्गत है कि दो धाराएं हैं। पहला है कि धारा 10(1) के अंतर्गत पहली धारा जो है वो है क, यानी उपधारा की उपधारा क में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो गृहस्थी, जो परिवार शामिल था, उस परिवार की पहचान करने का काम करेगा और उस परिवार को इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा जाएगा। दूसरा है ख, जो है ये अंत्योदय से संबंधित है, अंत्योदय से। और इसके बाद देखते हैं ख किससे संबंधित है? ख संबंधित है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई गई पूर्वता प्राप्त गृहस्थों में शेष बची गृहस्थों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाए पहचान की जाएगी। यानी क में हमने अंत्योदय को देखा, और बाकी जो गृहस्थी होंगी, बाकी जो परिवार होगा जिसको इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, वो मतलब इस योजना के अंतर्गत बोल रहा हूं, इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा, यानी कम ही तो होंगे अंत्योदय कार्डधारी। उसके बाद जो 75% तक हमको कवर करना है, इसमें हमने बताया कि हमको 75% तक कवर करना है धारा 9 में, लेकिन धारा 10 में बताया गया है कि इसमें अंत्योदय और उसके अलावा जो शेष बचेंगे उनको मिलाकर के 75% तक कवर करना है। तो इसके ख में अन्य आ जाएंगे, अन्य लोग आ जाएंगे, अन्य गृहस्थी आ जाएगी जो इसके अंतर्गत शामिल होगी। उसके बाद देखें तो जब ये अधिनियम लागू होगा, इस अधिनियम के लागू होने के बाद जितना शीघ्रता से हो सके, जितना शीघ्र हो सके, राज्य सरकार इस तरीके के सर्वे करने का प्रयास करेगी कि कौन अंत्योदय में आएगा और कौन अन्य कार्ड धारक होगा, या फिर मतलब अन्य प्रकार से जिसको सुविधा दिया जाएगा। अन्य प्रकार से सुविधा देने का मतलब कि मान लीजिए 75% आबादी हमको लाना है इसके अंतर्गत, राज्य सरकार ने निर्धारित किया कि 75 नहीं, हम 60% ही रखेंगे। 60% में 10% अंत्योदय वाले हो गए, अब 50% अन्य लोग जो बचे, अन्य जो उसके अंतर्गत शामिल होंगे, उसी अन्य की बात इसमें की गई है धारा 10 की उपधारा 1 में ख में। अब इसके लिए डेटा की बात की जा रही है, यानी इसका सर्वे कब होगा, कैसे होगा? तो राज्य सरकार इस अधिनियम के लागू होने के बाद शीघ्र ही इसका जो सर्वे होगा वो कराने का काम करेगी। शीघ्रता का मतलब ये है कि या तो शीघ्र या फिर 365 दिन के अंदर, यानी 1 वर्ष के अंदर ये पूरा सर्वे हो जाना चाहिए, इसी अधिनियम में साफ साफ लिखा गया। अब धारा 1 हो गया, मतलब धारा 10 का क हो गया। अब धारा 10 का उपधारा 1 हुआ, जिसके अंतर्गत हमने 2 प्रावधान देखे, क और ख। आप लोग लिखते जाइएगा, मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ में ही लिखते जाइएगा। बार बार आपको ध्यान देने और उसको करने की जरूरत नहीं, और बार बार मेरे को बोलना भी न पड़े। 10 के अंतर्गत अब देखते हैं उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहते हैं? 10 के अंतर्गत उपधारा 2 का कहना है कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए जो धारा 9 के अधीन व्यक्ति की संख्या थी, मतलब धारा 9 के अधीन हमने क्या देखा कि ग्रामीण क्षेत्र 75%, शहरी क्षेत्र 50%, उसको अपडेट करने का काम करेगी। यानी कभी 60% है तो 60 से उसको 65 करेगी, 65 से 70 करेगी, जोड़ेगी, घटाएगी, इस तरीके का काम राज्य सरकार का होगा। अब देखते हैं धारा 11। धारा 11 क्या कहते हैं? राज्य सरकार पहचान की गई पात्र जो गृहस्थियों की सूची होगी उसको सार्वजनिक क्षेत्र में लाएगी, यानी जिनका जिनका नाम इस अधिनियम के अंतर्गत पात्रता की सूची में आएगा उनको सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, लोग उसको देख सकें कि किसका नाम आया है, किसका नाम नहीं आया है। इन सब चीजों की बात की गई है धारा 11 में। तो इस तरीके से अध्याय 4 में 3 धाराएं हैं, धारा 9, 10 और 11, जिसमें 9 में हमने देखा
कि राज्य सरकार का काम होगा कि शहरी क्षेत्र में 50%, ग्रामीण क्षेत्र में 75% जनसंख्या को इसके अंतर्गत लाए। दूसरी बात, धारा 10 के अंतर्गत देखा कि इसमें पहला तो हो जाएगा अंत्योदय वाला, और दूसरा जो है वो कौन सा होगा, अन्य लोग जो होंगे इसके अंतर्गत, अन्य गृहस्थी जो इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमने देखा कि राज्य सरकार जो है शीघ्रता से सर्वे करने का काम करेगी, यानी इस अधिनियम के लागू होने के बाद तत्काल ही काम शुरू कर देगी, लेकिन 1 साल के अंदर उसको ये सर्वे करके देना होगा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। फिर उसके बाद देखा धारा 11 में हमने देखा कि किस तरीके से जो लोग पात्रता की सूची में आएंगे उनका लिस्ट जो होगा जारी किया जाएगा पब्लिक डोमेन में, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में लोग उसको देख सकें। तो इस तरीके से अध्याय 4 खत्म हो गया। अब अध्याय 4 के बाद देखते हैं अध्याय 5। पहले वीडियो में जो 23-24 मिनट में बताया था इस अधिनियम के पहले वीडियो में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो उसमें आपको चीजें रिवाइज हो रही होंगी, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। मैं जो व्यवस्था बताया था कैसे चलता है बाजार, कैसे उपज होता है और कैसे बाजार तक पहुंचता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो चीजें लूप होल उसकी आपको दिख रही होंगी। अब देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत विभिन्न धाराएं देखें। अध्याय 5 किससे संबंधित है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, यानी जो पीडीएस की व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बहुत सारे लूप होल हैं, उस लूप होल को दूर करने का काम अध्याय 5 में विभिन्न धाराओं के माध्यम से प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत देखते हैं धारा 12। धारा 12 क्या कहते हैं? धारा 12 कहता है केंद्रीय और राज्य सरकार ने इस अधिनियम के लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार करने का कार्य का जिम्मा प्रयास करेंगी। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस अधिनियम के अंतर्गत जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो उसको उत्तरोत्तर करती रहेंगी। यानी आज इस साल कुछ सुधार हुआ, फिर से लगा कि कुछ लूप होल है तो उसको अगले साल सुधार किया जाए, फिर से सुधार किया जाए, फिर से सुधार किया जाए, तो इस तरीके से सुधार की प्रक्रिया बढ़ती रहेगी। अब देखते हैं, ये तो रहा इसका धारा 12 का 1 था, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार प्रयास करेगी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरोत्तर सुधार हो पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। उसके बाद देखते हैं 12 का 2 क्या कहता है? इसके अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किए गए हैं क, ख, ग के रूप में। सुधारों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातें भी आएंगी। ये कहता है धारा 12 के अंतर्गत उपधारा 2, यानी इसके अंतर्गत कुछ ऐसे सुधार बताए गए हैं जो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को करना चाहिए। पहला, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिधान, कुल मिला के इसमें घर पहुंच सेवा की बात की गई है। चाहे जहां से गोदाम से सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली का केंद्र है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो दुकान होगा वहां तक पहुंचने का, या फिर दुकान से घर तक भी घर पहुंच राशन की भी व्यवस्था इसके अंतर्गत करने का प्रयास कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेगी। दूसरा इसके अंतर्गत है, क्या तो था घर पहुंच वाला, दूसरा है ख। देखिएगा बड़ा व्यवस्थित तरीके से अधिनियम बनाया गया है, और इस अधिनियम में मतलब मैं तो पढ़ रहा हूं तो काफी मजा आ रहा है कि चीजें किस तरीके से सरकार और अच्छा करना चाह रही थी। 2013 में कांग्रेस तो खैर हार गई, लेकिन बहुत व्यवस्थित चीजें उन्होंने मतलब कांग्रेस ने दे करके गया है कांग्रेस। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आजकल बड़ा शगुफा चलता है कि उसका कोई योगदान नहीं है देश के विकास में, बहुत योगदान है, तभी आज ये टेक्नोलॉजी है जो आप पढ़ रहे हैं। शायद राजीव गांधी ने इस पर काम न किया होता तो आज इतने कंप्यूटर का जो दुनिया है भारत में बढ़ नहीं पाता, और आप इस तरीके से घर से बैठे पढ़ नहीं पाते कोरोना के टाइम में। ख तो देखा हमने घर पहुंच सेवा,
चाहे वो घर पहुंच सेवा हो या फिर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान है वहां तक पहुंचाने की बात हो, इसमें दोनों शामिल है। दूसरा जो है ख है इसके कंप्यूटरीकरण से संबंधित, यानी जो भी लेन देन होगा उसको कंप्यूटर में डेटाबेस के रूप में स्टोर किया जाएगा, ये कहता है ख। अब देखते हैं ग क्या कहता है। ग कहता है कि जो भी हितग्राही होंगे उनको जो है बायोमेट्रिक के थ्रू जोड़ा जाएगा, आधार के थ्रू जोड़ा जाएगा। तो आपसे ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ सकता है कि सार्वजनिक मतलब इस अधिनियम के किस धारा में हितग्राहियों को बायोमेट्रिक या आधार से जोड़ने की बात की गई है। तो वो है आपका धारा 12 की उपधारा 2 का खंड ग। ये बताता है कि बायोमेट्रिक यानी आधार के साथ ऐसे व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा जो हितग्राही होंगे। और इसके बाद इसमें है घ खंड जो है वो बताता है कि अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, यानी इसके अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड बनाए जाएंगे वो पूर्ण रूप से पारदर्शी करने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे। घ के बाद ये भी आपसे घ और ग दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। घ में जिसमें कि मैं बताया आधार और बायोमेट्रिक्स जोड़ने वाली बात, और अंग में ग में और घ में मैं बताया अभिलेखों की पारदर्शिता। अब देखते हैं अंग। वैसे इसमें हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे होंगे। मैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखता भी नहीं हूं, मैं तो ये मान के चलता हूं कि मेरे को कंप्लीट पढ़ाना है, उसके बाद जो भी प्रश्न पूछे वो सब प्रीवियस ईयर जैसा लगे आपको कि पहले भी पूछा गया हो। अंग देखते हैं। अंग एक महत्वपूर्ण भाग है। पहले आप देखे होंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था थी, जिसमें जो दुकानें हुआ करती थी, सार्वजनिक मतलब उचित मूल्य की जो दुकानें हुआ करती थी, वो किसी को दे दिया जाता था जो गांव में पावरफुल मुख्य रूप से होता था, या फिर जो इसका टेंडर लेना चाहे उसको दे दिया जाता था और वो फिर चलाता था। लेकिन 2012-13 के बाद एक परिवर्तन आपने देखा होगा कि या तो इसको पंचायत को दिया जाने लगा या फिर इसको दिया जाने लगा आपको जो स्वयं सहायता समूह थे उनको, या फिर जो लोक संस्था थी, लोक निकाय थे उनको दिया जाने लगा, स्वयंसेवी संगठनों को दिया जाने लगा। तो ये क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि धारा 12 की उपधारा 2 के खंड अंग में यह प्रावधान किया गया कि जो भी उचित दर की दुकानें होंगी उनका अनुज्ञप्तियां यानी उनका जो लाइसेंस होगा वो लोक संस्थाओं या लोक निकायों जैसे पंचायतों, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं और उचित दर दुकानों का प्रबंधन करने वाली महिलाओं और उनके समुच्चयों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाने का प्रयास करेगी सरकार। यानी उनको ही दिया जाएगा, किसको? या तो पंचायत को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को यानी स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात की गई। यहाँ पे भी महिला सशक्तिकरण आपको दिख जाएगा। उसके बाद बात की गई कि जो एनजीओ है उनको भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से इस पॉइंट से प्रश्न आपसे में भी पूछ ले, अच्छा प्रश्न बनने का संभावना है। उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक च देखते हैं। च आपसे प्रश्न शायद ही पूछे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक या न पूछेगा, नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद छ है स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों धान्य बैंकों को समर्थन। उसके बाद ज है, ज आपसे पूछा जा सकता है, यानी च और छ उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ज आपसे महत्वपूर्ण है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ज इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अध्याय 2 में विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों की बात हमने की। ऐसे हितग्राही जो कि अंत्योदय कार्डधारी हों, ऐसे हितग्राही जो कि सामान्य रूप से हितग्राही बने हों अंत्योदय कार्ड के अलावा, जो 75% की आबादी कवर करने का प्रयास है उसमें से हों। ऐसे हितग्राही जो या तो गर्भवती माताएं हैं या फिर धात्री माताएं हैं, तो या फिर बच्चे। तो ऐसे हितग्राही जो हैं
इन हितग्राहियों के विषय में कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। जैसे लक्षित हितग्राहियों के लिए ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, धारा अध्याय 2 के निर्दिष्ट खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमों तथा अन्य स्कीमों को प्रारंभ करना। यानी जो खाद्यान्न दिए जाने का व्यवस्था है उसके बदले उनको कूपन आदि भी दिया जा सकता है। यदि मान लीजिए सरकार खाद्यान्न देने में असमर्थ रहती है तो सरकार जो बाजार मूल्य पर जो भी चावल, मान लीजिए एक चावल का उदाहरण लेते हैं, चावल का उदाहरण लेते हैं एक ऐसी व्यवस्था सरकार ने बनाया कि चावल हम नहीं दे पा रहे हैं, चावल का स्टॉक हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने तो इस अधिनियम में ये निर्धारित कर दिया कि भाई खाद्यान्न के रूप में चावल, मान लीजिए एक खाद्यान्न एक ही चावल ही मान लेते हैं, चावल गेहूं और मोटा अनाज है, तो चावल को एक उदाहरण के रूप में लेके चल रहे हैं। तो खाद्यान्न के रूप में चावल दिया जाएगा। अब चावल सरकार के पास नहीं है, पीडीएस में आ नहीं रहा है, तब सरकार क्या करेगी, सरकार एक कूपन जारी कर सकती है और इस कूपन को जो हितग्राही होगा उसको दिया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारी को मान लीजिए दे दिया गया, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो हितग्राही था उसको दिया, कूपन लेके गया बाजार में उसको चावल दे दिया गया। कूपन में लिखा था 5 किलो चावल देना है और इसको 5 किलो चावल मिल गया। अब 5 किलो चावल मिल गया, कूपन कहाँ चला गया, बाजार में उस दुकानदार के पास। अब वो दुकानदार जो होगा अब उसको कहाँ देगा, सरकार को। सरकार उसके बदले उसको चावल, बाजार मूल्य के चावल के बराबर पैसा दे देगी, चावल का जो बाजार मूल्य होगा उसके बराबर पैसा दे देगी। तो इस तरीके का प्रावधान भी ज में किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत ज में कूपन आदि देने का भी व्यवस्था किया गया है। समझ गए होंगे। या फिर कूपन न दे करके नगदी हस्तांतरण कर दे, यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधे बैंक खाते में पैसा डाल दे, ऐसा भी व्यवस्था सरकार कर सकती है। आइए देखते हैं, अध्याय 5 खत्म हो गया। अध्याय 5 के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 ही धाराएं थी, 2 ही धाराएं क्या, एक ही धारा थी, धारा 12 के अंतर्गत हमने देखा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने की बात की गई और दुरुस्तीकरण में क्या क्या चीजें आ सकती हैं उनकी बात भी की गई। अब देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 जो है वो मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण की बात करता है, यानी इसमें इस तरीके के प्रावधान किए गए होंगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। इसके अंतर्गत विभिन्न धाराओं पर बात करते हैं। पहले धारा 13 पर बात करते हैं। धारा 13 के अंतर्गत 2 उपधाराएं दी गई हैं। धारा 13 के अंतर्गत 2 उपधाराएं दी गई हैं, उपधारा 1 और उपधारा 2। पहली उपधारा कहती है कि यदि राज्य सरकार राशन कार्ड जारी करती है तो किसी परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की कोई महिला है, पहली बात 18 वर्ष से अधिक उम्र की सबसे उम्र दराज महिला, कहने का मतलब ये समझिएगा, फिर से समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं, इसमें एक माता है और पिता है और इस पिता की माता जिंदा है और ये हो गए। फिर यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। इसकी उम्र 19 वर्ष लड़का की, इसकी उम्र 20 वर्ष, माता की उम्र 50 वर्ष, पिता की उम्र 52 वर्ष और इसकी माता यानी इनकी दादी की उम्र है आपका 70-72 वर्ष। इस वजह से इस तरीके से अब देखिए इस अधिनियम का जो धारा 13 है, धारा 13 की उपधारा 1 की बात करता हूं, कैसे मुखिया का चयन किया जाएगा राशन कार्ड के मामले में। तो ये अधिनियम का जो ये वाला धारा है 13 का 1 कहता है कि मुखिया का चयन किस तरीके से किया जाएगा।
तो 18 वर्ष से अधिक उम्र की कोई महिला अगर वहां पे है तो उसको ही मुखिया बनाया जाएगा। तो यहाँ के मामले में आप देखते हैं 18 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र की महिला जो है, एक लड़की है, एक उसकी माता है और एक इस लड़की की दादी है। तो अब इसमें से किसको मुखिया बनाया जाएगा? तो सबसे वरिष्ठ जो होगा यानी इस दादी को मुखिया बनाया जाएगा। समझ रहे होंगे? यानी इस दादी को मुखिया बनाया जाएगा। अगर दादी, यहां से दादी को हटा देते हैं, दादी है ही नहीं, 4 ही सदस्य हैं, तब मुखिया कौन बनेगी? ये माता मुखिया बनेगी। अगर मान लीजिए किसी कारण से इस माता की मृत्यु हो गई, अब इस परिवार में केवल 3 सदस्य हैं, पिता है, पिता का लड़का है और उसकी लड़की है, तब कौन मुखिया बनेगा? ये लड़की मुखिया बनेगी। ये कहता है उपधारा 1। अब उपधारा 1 के बाद उपधारा 2 भी तो कुछ कहता होगा। उपधारा 2 की बात करता हूं मैं। उपधारा 2 करता है, इसी परिवार से देखते हैं, एक माता है, इसकी मतलब ये माता पिता है, माता पिता, और इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, इसकी माता है ना, इसकी माता है, इसकी उम्र है 72 वर्ष, पिता का 52, इसका 50 और इसका 19 और इसका 17। लड़की की उम्र 17 वर्ष, ठीक है, लड़का का 50। अब देखिए ऐसे केस में तो उपधारा 1 के अंतर्गत, 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत यही वो बन जाएगी, क्या बोलते हैं, मुखिया बन जाएगी। लेकिन इसकी मृत्यु हो गई तब, अब इसमें 4 ही सदस्य बने तब ये माता मुखिया बन जाएगी, लेकिन इस माता की भी मृत्यु हो गई तब। अब बचे हैं 3 सदस्य, एक पिता है, एक लड़का है, एक लड़की है। तब की स्थिति में जो वरिष्ठ पुरुष होगा वो मुखिया होगा, तब तक जब तक कि जो उस परिवार की महिला है यानी लड़की जो है, जिसकी उम्र अभी नाबालिग है यानी 18 वर्ष से अधिक होगी, तभी वो मुखिया बन पाएगी। तो 18 वर्ष नहीं हो जाती तब तक उसका पिता यानी उस परिवार का वरिष्ठ सदस्य मुखिया बनेगा। जब इसकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो स्वयं रूप से यह मुखिया बन जाएगी, ये फिर मुखिया नहीं रहेगा। यानी मुख्य रूप से इसमें जो मुखिया बनाने का प्रावधान है, परिवार का जो मुखिया होगा वो कोई महिला होगी, ये प्रयास किया गया है। अगर कोई महिला उस परिवार में 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु की नहीं है या 18 वर्ष की आयु की नहीं है, तब वरिष्ठ पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा तब तक जब तक कि कोई एक महिला बालिग न हो जाए, एक लड़की बालिग न हो जाए। तो ये पहला केस था जिसमें कि महिला को ही मुखिया बनाया गया, और दूसरा केस था जिसमें किसी वरिष्ठ पुरुष को मुखिया बनाया गया। और ये वरिष्ठ पुरुष तब तक मुखिया बना रहेगा जब तक कि उसमें एक महिला, एक लड़की बालिग न हो जाए, यानी 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त नहीं कर लेती। यही कहता है धारा 13 का 1 और 2। ठीक है, आइए अब समझते हैं। धारा 13 तो खत्म हो गया, अब देखते हैं धारा 14। धारा 13 में महिला सशक्तिकरण से केवल 2 ही प्रावधान है। मतलब धारा 13 अध्याय 6 में एक ही धारा है, धारा 13। और धारा 13 के अंतर्गत 2 उपधाराएं हैं, उपधारा 1 और उपधारा 2, जिसमें पहली उपधारा में महिला को हम बनाते हैं, क्या, वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया बनाते हैं, और दूसरी उपधारा में हम यदि वरिष्ठ महिला नहीं है तो वरिष्ठ पुरुष को बना देते हैं, जब तक कि कोई उस परिवार में 18 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेती कोई लड़की, तब तक। अब देखते हैं, तो इसके अंतर्गत केवल एक ही धारा है। अब देखते हैं हम धारा 6 के बाद देखते हैं धारा 7। धारा 7 कहता है, और धारा 7 जो भी कहता है, लेकिन धारा 7 आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि धारा 7 से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल सा है, तो इस वजह से आपसे पूछा भी जा सकता है। धारा 7 है, शिकायत निवारण तंत्र की बात करता है। शिकायत निवारण तंत्र की बात का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जिन हितग्राहियों को जो सामान मिलना था
वो सामान उनको मिला नहीं, यानी मान लीजिए किसी को 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल मिलना था और 3 रुपए की जगह में जो दुकानदार है, उचित मूल्य का दुकानदार है, वो 3 के जगह में 5 रुपए दे रहा है, तो शिकायत कहाँ करेगा? थाना में करेगा, कहाँ करेगा, कहाँ नहीं करेगा? इस सब विषय में इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया। तो इसके अंतर्गत पहला धारा देखते हैं, धारा 14। धारा 14 क्या कहते हैं? धारा 14 कहता है आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की बात करता है, यानी राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र बनाएगी, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर आएगा, हेल्पलाइन आएगा, नोडल अधिकारी का पदभारित किया जाना आता है। यानी इसके अंतर्गत राज्य सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी कर सकती है, कॉल का व्यवस्था दे सकती है कि यदि आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ कुछ भी मतलब पीडीएस से संबंधित आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, तो आप इस नंबर पे कॉल करके उसका शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या फिर किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है उस क्षेत्र में, मान लीजिए किसी एसडीएम को कर दी कि तुम नोडल अधिकारी हो, अगर ऐसा कोई शिकायत आता है तो उसकी सुनवाई तुम करो। तो इस तरीके का आंतरिक निवारण जो तंत्र है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था किसमें की गई है? धारा 14 में। लिखते जाइएगा। अब धारा 15 देखते हैं। धारा 15 के अंतर्गत विभिन्न उपधाराएं हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। धारा 15 कहता है जिला शिकायत निवारक अधिकारी। जिला शिकायत निवारण अधिकारी यानी राज्य सरकार जो है, इसको पढ़ते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं। चलिए, इसमें शिकायत निवारक तंत्र में आगे बढ़ रहे थे, बीच में ब्रेक हो गया था भाई, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसी धारा तक, धारा 15 तक। मेरे को कहीं एक्चुअल में जाना है, कॉल आ गया था इमरजेंसी, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। नहीं तो मैं आज सोचा था कि बहुत सारा पढ़ा दूंगा, फिर भी अब मैं ख़त्म तो कर ही दूंगा आपका फटाफट। रोज वीडियो मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो धारा 15 के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जिला शिकायत निवारक अधिकारी की बात की गई। धारा 14 के अंतर्गत हमने देखा था कि आंतरिक शिकायत तंत्र निवारण तंत्र की बात की गई थी, यानी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत कॉल सेंटर हो, हेल्पलाइन हो, इस तरीके की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी या किसी को नियुक्त करेगी नोडल अधिकारी की, वो ऐसे समस्याओं को देखे। धारा 15 के अंतर्गत बात की गई है। धारा 15 में बहुत सारे उपधाराएं हैं। तो पहला उपधारा जो कहता है, उपधारा 1, ये कहता है जिला शिकायत निवारक अधिकारी, यानी राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन वितरण संबंधी विषयों से व्यथित व्यक्तियों को, अध्याय 2 में क्या था, अब आप लोग को याद होगा तो पता होगा। अध्याय 2 में विभिन्न प्रकार के हितग्राही की बात की गई थी। आपको याद होगा किनको किनको खाद्य सुरक्षा मिलेगा, जिसमें चावल के बदले मतलब अनाज के बदले आटा, ये सारी चीजें, या फिर प्रसूति के लिए 6,000 रुपये, ये चीजें कल वाले वीडियो से आप लोग रिफर करिएगा। या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस तरीके से चावल खाना मिलेगा, या फिर फूड किस तरीके से मिलेगा, मतलब खाद्य पदार्थ किस तरीके से मिलेगा, ये सब अध्याय 2 में है, ठीक है। ध्यान होगा आपको। अध्याय 2 के अधीन हकदार, जो अध्याय 2 के अधीन जो योग्य व्यक्ति हैं, उन योग्य व्यक्तियों में यदि किसी को कोई समस्या आती है, यानी उसको उसके हक का सामान नहीं मिलता, हक का सामान नहीं मिलता है, यानी वो व्यथित व्यक्ति है, यानी वो व्यक्ति व्यथित व्यक्ति होगा जो पीड़ा में है। समझे, व्यथित व्यक्ति का, मैं बहुत व्यथित हूं, इसका मतलब क्या है, मैं पीड़ा में हूं। तो पीड़ा में कब होऊंगा, जब मेरे हक का सामान मेरे को नहीं मिलेगा। तो धारा 2 के अंतर्गत जिनको जो हक दिया गया है कि भाई गर्भवती महिला को इतना चावल मिलना चाहिए, इतना गर्म भोजन मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है, तो गर्भवती महिला कहां शिकायत करेगी? तो आंतरिक शिकायत तंत्र में पहली बार शिकायत करेगी।
उसके अलावा भी शिकायत की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला शिकायत निवारक अधिकारी की बात की गई है। और जिला शिकायत निवारक अधिकारी की बात किसमें की गई है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। धारा 14 हो या धारा 15, आपसे एक एक लाइन से प्रश्न पूछेगा, और आप अगर शॉर्टकट वे से चलेंगे तो वो प्रश्न आपसे बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये बात एकदम 100% है। शॉर्टकट वे से नहीं बनेगा, लॉन्ग कट से बनेगा, डिस्क्राइब से बनेगा। तो धारा 15 की उपधारा 1 में जो है वो कहता है कि जो व्यथित व्यक्ति है, यानी जिसको जो व्यक्ति हकदार था उसको उसके हक का सामान नहीं मिला, हक का जो भोजन था वो नहीं मिला, तो वो कहाँ शिकायत करेगा, तो वो शिकायत करेगा जिला निवारक शिकायत निवारक अधिकारी के पास। और जिला शिकायत निवारक अधिकारी की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार दो तरीके से इसकी नियुक्ति कर सकती है। देखिए, पहला तो एक पोस्ट निकाल दे, इस पोस्ट का नाम रख दे जिला शिकायत निवारक अधिकारी का पद हो, और इस पद में एक व्यक्ति को ले ले। दूसरा व्यक्ति है कि दूसरा ये बात है कि कोई अधिकारी हो और उस अधिकारी को ही जिला शिकायत निवारक अधिकारी के रूप में घोषित कर दिया जाए। सामान्य सा बात है। तो वो दो चीजें देखेगा, एक तो अपने अधिकारी का पद का काम भी देखेगा, और दूसरा उसके पास जो शिकायत आएंगे उसको भी देखेगा। जैसे एसडीओ और एसडीएम में होता है, सामान्य रूप से एसडीएम जो होते हैं वो एसडीओ भी होते हैं, यानी सब डिविजनल ऑफिसर भी होते हैं। जब वो प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं तो सब डिविजनल ऑफिसर कहलाते हैं, और जब वो न्यायिक कार्यों को देखते हो तो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। उसी तरीके से जब ये अपने पद का काम देखेगा तो उस पद का अधिकारी कहलाएगा, और जब इस तरीके से शिकायत निवारक का काम देखेगा तो जिला शिकायत निवारक अधिकारी कहलाएगा। समझ गए होंगे। तो पहला तो या तो पोस्ट निकाल दे, दूसरा किसी को नियुक्त कर दे कि तुम ही मतलब उसको भार दे दे कि तुम जिला शिकायत निवारक अधिकारी होगी। ये कौन कहता है, धारा 15 की उपधारा 1 यही बात कहता है। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब उपधारा 2 डिस्क्राइब करके ना विस्तार से पढ़ने का एक अलग मजा होता है, मतलब दिमाग में चलता है। मेरे दिमाग में तो चलता है, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में चलता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं समझ पाऊंगा। जिला शिकायत निवारक अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी जो भी शक्तियां होंगी वो राज्य सरकार भी मतलब राज्य सरकार निर्धारित करेगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, इसी में है कि जिला शिकायत निवारक अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन शर्तों, यानी फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का जो शर्त होगा वो भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। सब कुछ इसमें राज्य सरकार को निर्धारित करने का ही अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार जिला शिकायत, चौथा जो भाग है, मुख्य रूप से आपसे इसमें ये जो पहला है ना, यहीं से प्रश्न बनेगा। और दूसरा आपसे प्रश्न ये बन सकता है, जिला शिकायत निवारक अधिकारी के विषय में कुछ भी आपसे पूछेगा कि उसका वेतन के विषय में कौन निर्णय लेगा, उसके कार्यकलाप के विषय में कौन निर्णय लेगा। तो सारी चीजें कौन निर्णय लेगा, सारी विषय में निर्णय कौन लेगा, राज्य सरकार ही निर्णय लेगी। तो इस विषय इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। धारा 2 हो, धारा 3 हो, धारा 4 हो, सब राज्य सरकार पर ही भार डालती है। जैसे धारा 3 तक तो मैं बता दिया, जिला शिकायत निवारक अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन के विषय या फिर उसके शर्त में राज्य सरकार विहित किए जाएंगे। उसके बाद चौथा भी देखें तो राज्य सरकार उसका जो काम करने के लिए उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे उपबंध करेगी, यानी उसको जो पैसा वैसा चाहिए उसके लिए उपबंध करेंगी। कर्मचारी चाहिए अगर देख रेख के लिए तो वो उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी राज्य सरकार। उसके बाद पांचवा जो है इसमें उपधारा 5 जो है, उपधारा 5 एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। उपधारा 5 में बताया गया है कि जो जिला शिकायत निवारक अधिकारी होगा उसका काम क्या होगा। उसका काम ये होगा कि जो व्यथित व्यक्ति है उसकी शिकायत को सुने, और शिकायत को सुनने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही हो वो कार्यवाही वो करे। दो काम है। अब कितने दिन में वो व्यथित व्यक्ति की शिकायत को सुनवाई को पूर्ण करेगा, कितना कार्यवाही वो कर सकता है, कितने दिन के अंदर कार्यवाही वो करेगा, ये सारी चीजों के लिए नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। तो हर जगह राज्य सरकार ही आएगा। ठीक, आगे देखें।
उपधारा 6 क्या कहते हैं? 5 तक तो हो गया। उपधारा 6 क्या कहता है? उपधारा 6 कहता है ऐसा कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी जिसके विरुद्ध धारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है तो राज्य आयोग के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा। धारा 6 कहता है कि उपधारा 1 मतलब जिसमें कि जिला शिकायत निवारक अधिकारी ने, एक व्यथित व्यक्ति था, एक उदाहरण समझते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामू, और रामू गया जिला शिकायत निवारक अधिकारी के पास, अपना शिकायत सुनाया, और शिकायत सुनाने के बाद इसने एक कार्यवाही कर दी, और कार्यवाही करने के बाद जो भी कार्यवाही किया होगा वो कार्यवाही क्रियान्वित कर दिया गया। अब ये जिसके ऊपर कार्यवाही किया था, मान लीजिए रामू ने एक शिकायत किया था कि मेरे क्षेत्र का जो उचित मूल्य का दुकान वाला है वो 3 रुपए चावल देना चाहिए, तो वो देता है 7 रुपए किलो चावल, और ये शिकायत इसको मिला, और शिकायत में उसने कर दिया कि नहीं, इसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए। अब जो उचित मूल्य का दुकान वाला है वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा कहाँ? राज्य खाद्य आयोग में, राज्य आयोग में जाएगा। किसके अंतर्गत जाएगा? धारा 15 की उपधारा 6 के अंतर्गत ये अधिकार उसको दिए गए। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। धारा मतलब उपधारा 7 देखते हैं। 15 की उपधारा 7। 15 की उपधारा 7 कहता है कि जो व्यक्ति, अभी 6 में क्या देखा कि वो उचित मूल्य की दुकान वाला जा रहा है कहाँ? राज्य आयोग में। अब राज्य आयोग में वो कितने दिनों के अंदर जाएगा, किस तरीके से जा सकता है, इसके लिए नियम बनाने का जो काम है वो राज्य सरकार का है। और राज्य सरकार किसके अंतर्गत नियम बनाएगी? इसमें 15(7) के अंतर्गत, यानी 15 की उपधारा 7 के अंतर्गत राज्य सरकार नियम बना सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने धारा 15 तक पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 16 से शुरू करेंगे, जिसमें राज्य खाद्य आयोग की बात की है। वही राज्य खाद्य आयोग जिसमें कि ये वाला जो पॉइंट था, जिसमें कि अगर जो जिला शिकायत निवारक अधिकारी है वो किसी के विरुद्ध कोई आदेश दे देता है, जैसे इस मामले में मैंने रामू वाले मामले में समझाया कि वो आदेश दे देता है कि उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। किसका? कोई जो उचित मूल्य वाले दुकान वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। तो लाइसेंस रद्द करने के बाद जो राज्य आयोग में जाता है, तो वही राज्य आयोग की शुरुआत आपकी होती है धारा 16 से। धारा 16 से फिर हम पढ़ेंगे राज्य खाद्य आयोग के बारे में। तो बस आज इतना ही। टेस्ट को जरूर ज्वाइन करो दोस्त, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। जिसको टाइम पास करना है वो तो मामला सही है, नहीं तो टाइम पास नहीं करना है, निकालना है तो बिना टेस्ट के नहीं निकलेगा। महिला पर्यवेक्षक में मैं यही बात बोला था, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं। 79 प्रश्न वीडियो क्लास, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ सबको मिलाकर के आया महिला पर्यवेक्षक में, यानी लगभग 80% प्रश्न आया। आप सोचिए तो टेस्ट सीरीज कितना महत्वपूर्ण है, पीडीएफ कितना महत्वपूर्ण है और वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। तो कोई भी चीज चूकिए मत, क्योंकि ये बार बार आने वाला एग्जाम नहीं है। देखिए कितने सालों के बाद आ रहा है और फिर कितने सालों के बाद आएगा। आपकी उम्र अगर 32-33 होगी तो आपका एग्जाम गया, मतलब आप फिर नहीं दे पाएंगे फूड इंस्पेक्टर शायद। तो ध्यान रखिए, टेस्ट को ज्वाइन करिए और वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाते चलिए। और मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग पीडीएफ का प्रिंट निकलवा करके मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और एक चीज और मैं बोलूंगा, मैं वीडियो को देख रहा हूं, किसी वीडियो में जो वीडियो जैसे वीडियो 6 है, वीडियो नंबर 6 में ज्यादा व्यू है, वीडियो नंबर 5 में कम, वीडियो नंबर 2 में ज्यादा, वीडियो नंबर 3 में कम। तो ध्यान रखिए, शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो मेरे वीडियो को बीच बीच से देखने की कोशिश मत करिएगा, आप पहले वीडियो से चलिए और मेरे साथ चलते चलिए, तब मैं अपनी धुन में आपसे गवा सकता हूं। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपनी धुन में, आप अपने धुन में गाए थोड़ा सा और थोड़ा सा मेरे साथ भी धुन मिलाए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मामला एक धुन में चलेगा, या तो मेरे धुन से या तो आपके धुन से। या आप अपना धुन बनाना चाहते हैं तो आप अपना धुन बनाइए,
लेकिन फिर हमारे वीडियो को देखना आपके लिए टाइम पास है। हमारे वीडियो की सार्थकता तभी है जब आप शुरू से देखेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि शुरू से देखिए, टेस्ट ज्वाइन करिए, और कितने लोग पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाए हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं समझूंगा कितने लोग सीरियस हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।